हाँ जी दोस्तों, कल जो हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 2 में पढ़ा था वो एंटीनेटल केयर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नीट के क्राइसिस क्राइसिस के बारे में। आपको पता है जैसे नेट और नीट का एग्ज़ाम हमारा लीक हो गया था और कुछ उसमें बच्चों के मार्क्स भी, ज़्यादा बच्चों के मार्क्स 720 आउट ऑफ 720 आ गए थे। उसको लेकर भी इस पे चर्चा हुई थी। तो चलिए, इसमें पढ़ने वाला तो आपको पता ही होगा कि नीट है उसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये जितने भी एमबीबीएस डिग्री और बीडीएस के लिए, अंडर ग्रेड के लिए और डेंटल कोर्सेज के लिए नीट का एग्ज़ाम लिया जाता है। देन नीट को लाने की ज़रूरत क्या थी? पहले पीएमटीज होते थे, स्टेट पीएमटीज होते थे, लेकिन बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एनटीए एजेंसी लेके आई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके अंदर हमारे नेट के एग्ज़ाम, ये नीट के एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम, सेंट्रल अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होने लग गए यूनिवर्सिटीज़ के, देश जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह के। तो इसमें आपका उसके बाद आपका आ गया कि इसको लाने की ज़रूरत क्या थी। वही स्टैंडर्डाइज करना, हर स्टेट का अपना अलग अलग होता। पीएमटी, प्री मेडिकल टेस्ट, फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको हम स्टैंडर्ड कर दें और एक ही स्टैंडर्ड पे सबको ले आए। और एग्ज़ाम की एंट्रेंस फीस भी इन्होंने कम कर दी और कैपिटेशन फीस भी कम करने की कोशिश की। कैपिटेशन फीस होती है ओवर एंड अबव द फीस ऑफ द नॉर्मल फीस ऑफ द कॉलेज। अगर नॉर्मल फीस 1 लाख है तो कैपिटेशन फीस लगा के उसको 3 लाख कर देते हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। तो उसके लिए भी इसको यूज़ किया गया था। कंट्रोवर्सी क्या थी नीट की? यही थी कि ग्रेस मार्क्स दे दिए गए, आज तक ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए। तो चलिए, ये इशू तो कोर्ट का इशू है, इस पे ज़्यादा बात करने का कोई हमें अपनी स्टडी पे फोकस रहना चाहिए और उस पे गोल पे फोकस होना चाहिए। तो इसमें हमारा नेक्स्ट आ जाता है कि तमिलनाडु में नीट में इतना अपोजिशन क्यों है। उसकी वजह यह है कि तमिलनाडु में जो बच्चे हैं वो तमिलनाडु स्टेट के ज़्यादा पढ़ते हैं। सी और ये जो नीट है ये सीबीएसई अलाइंड थोड़ा ज़्यादा होता है। तो वहाँ के तमिलनाडु स्टेट ने बोला कि हम अपना स्टेट लेवल पे पीएमटी चलाएंगे। चलो, उनकी बात मानी तो नहीं गई, क्योंकि गवर्नर ने जो लॉ लेजिस्लेटिव असेंबली लेके आई थी उसको रोक के रख दिया। तो इसमें और तो कुछ है नहीं। एक ये देख सकते हैं कि आप अगला इसी को रोकने के लिए आ जाता है आपका। हाँ, एंटी एजेंसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एजेंसी किसी एक्ट के थ्रू नहीं बनी है, ये किसी पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू नहीं बनी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी भी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। तो ये कैसे बनी है? ये बनी है इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर, जिसके अंदर एसोसिएशंस और कॉपरेटिव्स भी रजिस्टर्ड होती हैं। उसके अंडर ये रजिस्टर्ड हुई है। और ये इसका जो चेयरमैन होता है उसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वो लगाती है। डायरेक्टर जनरल आज की डेट में है सुबोध कुमार, ये मैंने पहले लिखा हुआ। और चेयरमैन है इनके प्रदीप कुमार जोशी जी। कुछ चेंजेस होंगे तो देख लेना एक बार, क्योंकि अभी कुछ हटा भी दिए थे उन्होंने। तो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट ये नोटिफाई हो गया है। इतने लीक्स हो रहे हैं एग्जाम के, तो उसके मद्देनजर एक बिल ही ले आए थे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ने एक बिल ले आए हैं। तो इसके अंदर इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रांसपेरेंसी लेके आना। और एग्जामिनेशन साइकिल है जो वो 18 से 22 मंथ से लेकर 6 से 10 मंथ तक कंप्लीट करना। ये जो 2-2 साल तक स्टेट के एग्जाम्स पेंडिंग पड़े रहते हैं, इनके लिए भी ये बना है। ये किस 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 को कवर करेगा? स्टेट एग्जाम्स को कवर नहीं करेगा, ये सेंटर के जितने भी एग्जाम्स हैं जैसे यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, एनटीए, उनको लेकर है। इसमें कैंडिडेट्स जो होंगे उनको टारगेट नहीं किया गया है। ओके, मतलब उनको कल्प्रिट नहीं बनाएंगे इसके अंदर। कैंडिडेट्स को, जो स्टूडेंट्स हैं, उन पर लागू नहीं होगा ये। तो इसकी पनिशमेंट्स क्या क्या है? 3 से 5 साल तक का पेपर लीक, ओ सॉरी, 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है और
नॉर्मल पेपर लीक के इन्वॉल्वमेंट में, और अगर ऑर्गेनाइज करके बहुत बड़े लेवल पे पेपर लीक किया है तो 10 साल तक की और 1 करोड़ तक का फाइन हो सकता है। और इसके जो ऑफेंसेस किस किस नेचर के हैं, कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। कॉग्निजेबल होता है बिना अरेस्ट के वारंट हो जाएगा आपका और बेल भी नहीं मिलेगी, और नॉन कंपाउंडेबल कि आप इसको आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जो होगी वो एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लेवल का बंदा करेगा। और जो ये कानून बना है सेंटर पर तो ये लागू होता है, स्टेट पर ये लागू नहीं होता है, क्योंकि स्टेट के लिए अपना एग्जाम का उन्होंने मॉडल की तरह इसे रख दिया है। अगर स्टेट चाहे तो इसे अपना सकते हैं, नहीं तो इसी की तर्ज पर अपना एक एक्ट बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है, एक मिनट, कंसर्न क्या है इस बिल को लेकर। लूप होल्स बहुत हैं कि कुछ बच्चे ही एग्जाम लीक करवा देंगे और वो तो उसका ये एक्ट के अंदर कवर ही नहीं होते और बच जाएंगे। और इसका चीटिंग के रीजंस क्या हैं, ये थोड़ा एथिकल इश्यूज हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स के ओवर एम्बिशन होते हैं, ज़्यादा प्रेशर ले जाते हैं, जल्दी सक्सेस पाने के चक्कर में ये शॉर्टकट अपनाते हैं, तो इसको थोड़ा देखना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, एथिकल के रिलेशंस के लिए है, स्लिपरी स्लोप ऑफ एथिकल ओरिजिन्स। मतलब डिसऑनेस्ट बिहेवियर आप यहाँ दिखाते हैं तो आप ऐसा माना जाता है कि अगर आप ये चीटिंग करके पास कर रहे हैं तो आप पास करने के बाद जहाँ लगोगे वहाँ भी आप ऐसे ही काम करेंगे। तो कंक्लूजन इसका यही लिखता है कि गवर्नमेंट ने इसकी सीरियसनेस को देखते हुए कमिट थी कि हम ऐसा एक लॉ लेके आए और वो ले आए हैं। नेक्स्ट आ जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर। अभी हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने एक कानून पास किया है, सॉरी कानून नहीं, एक जजमेंट दी है कि जो तमिलनाडु इंफॉर्मेशन कमीशन से एक आरटीआई में किसी ने मांगा था, कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहाँ पे, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का उन्होंने डेटा मांगा था। बट मद्रास तमिलनाडु हाई तमिलनाडु जो कमीशन है, इंफॉर्मेशन कमीशन, उसने उसे रेप्रीमेंड कर दिया। उसे पूछा कोऑपरेटिव सोसाइटी से कि आपको ये इंफॉर्मेशन देनी है, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी कोर्ट चले गए और उन्होंने इसके अगेंस्ट में कोर्ट में केस फाइल किया और कोर्ट में वो जीत गए। फैसला उनके हक में आया। फैसला ये आया कि आरटीआई एक्ट के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं आती है। ओके, इसके दो तरह से आप दे सकते हैं, पॉजिटिव इम्प्लीकेशन भी हो सकते हैं, नेगेटिव इम्प्लीकेशन भी हो सकते हैं। पॉजिटिव तो ये कि उसकी ऑटोनॉमी बनी रहती है, उस पर कोई आपको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं देना पड़ता, अलग से स्टाफ मुहैया नहीं करवाना पड़ता। अब अगर उसके अंदर 50 बंदे काम कर रहे हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो अलग से 10 बंदे, 2 बंदे तो आप इसी पे लगा दोगे जो आरटीआई का रिप्लाई देंगे। तो ये हो गया इसके पॉजिटिव। नेगेटिव तो ये हो गया कि ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई, अब पता ही नहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या हो रहा है, तो उसका ये मिसयूज हो सकता है। पब्लिक का भी ट्रस्ट कमजोर होगा कि अगर वो कुछ छिपा रहे हैं, बताने से मना कर रहे हैं, तो इट मीन्स कुछ गड़बड़ है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, आरटीआई एक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आरटीआई एक्ट से पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं ये स्टेट सब्जेक्ट होता है। ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है ये देख लीजिए, आर्टिकल 43 भी डीपीएसपी के अंदर होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आप, आरटीआई एक्ट 2005 में बना था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस इसका ये है कि आर्टिकल 19 में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अंदर आपको ये उस तहत आपको आरटीआई एक्ट बनाया गया है। और ये केस देख लीजिए, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण केस। इसके की प्रोविजंस आरटीआई एक्ट के ये हैं कि एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा, 30 दिन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन देनी है। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप अपील फाइल कर सकते हैं। तो यही है। कुछ एग्जाम्पशन है आरटीआई एक्ट में, सेक्शन 8 के अंदर
जो कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं वो अपना डेटा देने से मना कर सकते हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस है, अगर वो कुछ सेंसिटिव डेटा है तो वो देने से मना कर सकते हैं अंडर सेक्शन 8। बट दो मुद्दों पर देना होगा। अत्याचार, ओके, ह्यूमन पे अत्याचार अगर हो रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है और सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है तो उस पर आपको देना। और सॉरी, सेक्सुअल हरासमेंट नहीं, करप्शन, करप्शन पे। ह्यूमन राइट्स के अंदर ऑटोमेटिकली सेक्सुअल हरासमेंट आ जाता है। देन आ जाता है कि कोऑपरेटिव्स में, कोऑपरेटिव्स क्या होती है आपको मैंने बता दिया, स्टेट सब्जेक्ट है और वॉलंटरी कुछ लोग मिलके इसे बनाते हैं। और कौन से एक्ट के, 97th अमेंडमेंट के अंदर हमने आर्टिकल 43 भी इसमें ऐड करके किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, जैसे अभी आपने सुना होगा था ना, अमूल का चल रहा था, तो अमूल मल्टी स्टेट है, इस पे दोनों के कानून लगते हैं, ठीक है, सेंटर के और स्टेट के, मतलब ये कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाती है। देन आ जाता है कि हमारा फ्लॉज इन द क्रिमिनल जस्टिस। ये एक केस है कि एक बरेली में एक वुमेन ने झूठे केस में, रेप रेप के झूठे केस में एक लड़के को फंसा दिया था, वो साबित हो गया बाद में। तो इसके लिए बताया था, एक आर्टिकल है ये सिर्फ, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें ये देखना है आपको कि ऐसे केसेस आते हैं, ये आपके थोड़े एथिक्स बेसिस पे सवाल है। देन इसके अंदर पढ़ने वाला है आपका, अभी आपको पता ही है कि आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता ने जगह ले ली है और कुछ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बना दिए गए हैं 2026 तक, ओके। तो जैसा कि इसमें देखा कि आपने रेप तो उसने किया नहीं, लेकिन उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। तो हमें चाहिए कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए जब तक साबित नहीं हो जाता, इनोसेंट स्टिल अनटिल प्रूवन गिल्टी। तो तब तक वो, पर हमारे यहाँ क्या है कि तब तक तो डैमेज हो जाता है, तो थोड़ा ही देखना चाहिए। हमारे इंडिया क्रिमिनल जस्टिस में कुछ प्रॉब्लम, मेजर चैलेंजेस तो है कि ब्रिटिश टाइम के चल रहे हैं, प्यूनिटिव अप्रोच थोड़ी ज़्यादा है, मतलब पनिशमेंट देना रेदर देन उसे थोड़ा ठीक करना, प्रिवेंटिव अप्रोच भी नहीं है और उसे थोड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच भी नहीं है कि हम उसके माइंड को चेंज करने की कोशिश करें। गलती सबसे होती है, उन्हें मौका देना चाहिए, ओके। और लो कन्विक्शन रेट्स हैं, केस लंबे सालों तक चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ओके। तो ये सब है। आज की डेट में कुछ 5 करोड़ पेंडिंग केसेस चल रहे हैं इंडिया में। ये चैलेंजेस हैं और भी चैलेंजेस हैं। रिसोर्सेज भी बहुत कम है, 21 जजेस हैं, 10 लाख करोड़, 10 लाख पर 10 लाख पीपल पॉपुलेशन पे हमारे 21 जजेस, बताओ कैसे होगा। तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस भी नहीं होना चाहिए, पुलिस के अंदर पॉलिटिक्स की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज में कहा था। बेल इशू भी है, बेल भी मिलनी चाहिए, और क्योंकि इतने अंडर ट्रायल्स हमारे 130% ऑक्यूपेंसी चल रही है, मतलब जहाँ पे 100 के बंदे रखने की जगह है वहाँ 130 रखे हुए हैं, तो अंडर ट्रायल्स को बेल पे छोड़ देना चाहिए। देन नेक्स्ट आ जाता है, मेंटल हेल्थ पे भी जेल के अंदर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब महाराष्ट्र का एग्जांपल लेके बताया कि 42,000 प्रिजनर्स है, बस एक ही साइकेट्रिस्ट है उन्हें देखने के लिए और एक और दो साइकोलॉजिस्ट, तो सोचिए कितनी बुरी कंडीशन है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत होती है इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर। कस्टोडियल डेथ्स बहुत होती हैं, 175 हुई 2021 से 22, ओके। तो इसमें हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, कुछ जो भारतीय न्याय कानून बने हैं भारतीय न्याय संहिता के अंदर, उसमें बोला गया कि मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए, जैसे कि EFIR, जीरो एफ आई आर की आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जीरो एफ आई आर का मतलब आप
कहीं भी आपके साथ इंसिडेंट होता है किसी भी स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, आप वहां जाकर अपना एफआईआर लिखा सकते हैं, और वो एफआईआर अगले 24 घंटे के अंदर आपके जो रेजिडेंशियल एड्रेस का नियर बाय चौकी या थाना होगा वहां पर वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। अपडेट करना चाहिए जो आउटडेटेड लॉज हैं, कुछ लॉज अपडेट किए भी हैं। आर्टिकल आईपीसी सेक्शन 377 को हटाया है, कैसे ऐसे काफ़ी सेक्शंस को हटाया गया है, और जेंडर इंक्लूसिविटी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये थोड़ा मेंस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा है, अगर आप इसे एक बार पढ़ लेंगे तो आपके मेंस के अच्छे पॉइंट्स बन जाते हैं। देन आगे विक्टिम और विक्टिम एंड विटनेस की प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत जो मलीमठ कमेटी में बताया गया था। ओके, देन आ जाता है क्या क्या यूजेस हैं। आप एआई का यूज़ कर सकते हैं केस मैनेजमेंट में। अब एआई का तो आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म होना चाहिए। अंडर ट्रायल्स को अलग अलग रखना चाहिए। अब रेप के, चोरी के, मर्डर के अंडर ट्रायल्स को आप एक साथ रख दोगे। चोरी वाला की मानसिकता अलग है, रेप वाले की अलग है, मर्डर वाले की अलग है, तो ये थोड़ा देखना होगा। आप एक ही जगह में नहीं ठूस सकते सबको। जेंडर सेंसिटाइजेशन होना चाहिए। कैसे वुमेन है, अगर कोई अंडर ट्रायल या कोई विक्टिम या सॉरी एक्यूज, तो उसके साथ भी कैसे डील करना है, और भी देख लेते हैं जो नए हमारे कानून आए इस पे एक बार थोड़ा सा नज़र मार देते हैं। जो पुराना था हमारा आईपीसी का 1860 का था, भारतीय न्याय संहिता बिल, तो उसी की जगह पर सॉरी आईपीसी 1860 की जगह पे अब हमारे आ गया भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। इसमें एक सेपरेट चैप्टर ऐड कर दिया गया है जो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के ऊपर आपके साथ गलत करते हैं, उस पे भी एक कानून अलग से बना दिया गया है। ओके, आर्म्ड रिबेलियन वर्ड यूज किए गए हैं। सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज को डिफाइन कर दिया गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को, मॉब लिंचिंग को डिफाइन कर दिया गया है। जीरो एफआईआर, ईएफआईआर के बारे में तो हम जिक्र कर चुके हैं। सेडिशन लॉ को रिपील कर दिया गया है। जो भारतीय साक्ष्य बिल है, जो कि हमारा सीआरपीसी की जगह पे आया है, सॉरी इंडियन एविडेंस की जगह पे आया है। अब एविडेंस आप वीडियो रिकॉर्डिंग और उसको यूज कर सकते हैं एज एविडेंस, और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी आप अप्रूवल मिल गया है। और मैंडेटरी फोरेंसिक जांच होगी अगर उन ऑफेंसेस में जिसमें सजा 7 साल से ज्यादा है, तो काफी अच्छा भी हुआ है। चलिए आगे आ जाते हैं। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी रिसेंट में G7 की मीटिंग हुई है, तो इंडियन पीएम जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं, उन्होंने बोला है कि जो जो टेक्नोलॉजी की मोनोपोली है वो नहीं होनी चाहिए। इसको पूरे लोगों में, इंक्लूसिव सोसाइटी में सब में सबको देना चाहिए। सबको इसके यूज का, लेवरेज का फायदा होना चाहिए एआई टेक्नोलॉजी का। डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए। ओके, तो इसके ऊपर कुछ ज़्यादा है नहीं। आपको G7 के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। G7 मेंबर में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। अभी G7 हुई हमारी इटली में, उसमें आती है फ्रांस, जर्मनी, यूएस, यूके, जापान, कनाडा और इटली। ये 50th मीटिंग है, तो इसमें ये सवाल आ सकता है। और ये कब बनी थी? 1973 में बनी थी। ओके, तो अभी इसमें टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कुछ हम देख लेते हैं। जैसे नेप्टल, एनपीटीईएल ने मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज खोले हुए हैं, आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ फ्री है, कुछ 1000 रुपीज ऐसे करके फीस है, आप टेस्ट देके वो कर सकते हैं, तो उसे देखिए। उसके बाद ग्लोबल कनेक्टिविटी होती है, इससे ट्रांसपेरेंसी बनती है, ऑनलाइन हो जाएगा सब कुछ, तो आप अपना सब स्टेटस चेक कर सकते हैं। सिक्योरिटी और फेयरनेस होती है। तो इंडिया ने कैसे डेमोक्रेटाइज किया टेक्नोलॉजी को, कैसे यूज किया उसको?
सब लोगों के लिए। इंडिया स्टैक बना दिया है जहाँ पर आप अपनी पेमेंट्स और डाटा मैनेजमेंट कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर्स आपने गांव में देखे होंगे बने हुए हैं, जहाँ पर जाकर आप कितनी ही ई सर्विसेज ले सकते हैं। आयुष्मान भारत को लिंक करके ऑनलाइन डेटाबेस इतना बड़ा बना दिया है, 200 मिलियन फैमिलीज उसमें जोड़ दी गई हैं, 20 करोड़ लगभग। कोविन प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का क्या यूज हुआ, इतने बड़े लेवल पे ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स इशू किए गए। ये स्वामित्व स्कीम के बारे में, स्वामित्व स्वामित्व स्कीम ऑलरेडी आपको पहले भी बताई है मैंने, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल के अंदर आती है। इसमें जो आप ड्रोन के थ्रू ऑनलाइन रूरल लैंड की मैपिंग करी जाएगी वो है। जनधन आधार को लिंकेज के बारे में गवर्नमेंट ने ई मार्केट प्लेस बनाया है, जी जेम पोर्टल है जो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, जिसमें आपको आप क्या कर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं वो अगर कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट अमेजन की जगह जेम पोर्टल से खरीदेंगे। सरकारी बंदों का फ्लिपकार्ट और अमेजन है ये। तो ऑनलाइन टेंडरिंग, ओपन कोर्सेज जैसे ऑलरेडी आपको मैं बता गया, नेपटेल स्वयं कोर्सेज हैं। ओके, ई विद्या सिस्टम है। डेटा टैरिफ बहुत कम है इंडिया में, आप थोड़ा महंगा कर दिया है। शादी थी ना उनकी इसलिए, जब उनकी शादी पे इतना पैसा लुटा रहे हैं तो आपके ही पैसे से कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, ये सब सुन के मेरा तो खून खौल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन सा बने हैं इंडिया में जिससे हम ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर सके हैं अपने सिटीजन्स को। पीपल का फ्लो कैसे हुआ है? आधार के थ्रू। आधार इतना बड़ा डीपीआई है, सब कुछ ऑनलाइन है आपका। मनी कैसे ऑनलाइन फ्लो हुआ है? यूपीआई, ये भी बहुत बड़ा डीपीआई बना है। उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन, डिजी यात्रा एक पोर्ट बनाया है आपको, प्लेटफॉर्म्स नहीं, एयरपोर्ट्स के ऊपर आपकी जो चेकिंग होती है वो फिजिकली नहीं होगी, अब वो डॉक्यूमेंट्स फिजिकल ज़रूरत नहीं होगी, आप बिना फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के भी आपकी ऑनलाइन चेक इन हो जाएगा। और एपीआईज बनाए गए हैं। अब इतना सारा ऑनलाइन ऑनलाइन कर दिया है, इसके सुरक्षा की भी ज़रूरत है, इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो आधार को किया तो आधार एक्ट बना दिया है 2016 का। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल बना दिया है जो आपकी प्राइवेसी को बचाएगा। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है 2013 की, अगर कोई साइबर अटैक होता है तो कैसे उससे निपटा जाएगा। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जेंडर डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड है। जेंडर डिवाइड, डिजिटल डिवाइड तो है, अब गाँव में 2G 3G नहीं चल पा रहा है, 5G की बातें कहाँ होंगी। शहर में नहीं चल पा रहा है, BSNL 5G अभी तक शहरों में नहीं दे पा रहा है, 4G पूरी तरीके से नहीं दे पा रहा है, 5G कहाँ दे पाएगा वो। तो हमें कुछ देखना होगा। और एयरटेल वगैरह गाँव में जाते नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं चलिए। UN लॉन्चेस ऑनलाइन जब भी मिस इन्फॉर्मेशन जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फैलाती है उसके लिए उन्होंने फ्रेमवर्क बना दिया है। उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किसने किया? सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटरेस ने, यूएनओ के हैं वो। अब इसमें 3 शब्द आते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और हेट स्पीच। ये तीनों में फर्क देख लीजिए थोड़ा सा। मिस इन्फॉर्मेशन वो होती है जिसमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, पर उसमें इंफॉर्मेशन देने वाले का मैलिशियस इंटेंट नहीं होता है, गलत भावना नहीं होती है, उसे पता ही नहीं होता है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, तो वो आगे ट्रांसफ़र कर देता है किसी को। जैसे आप मैसेजेस कर देते हैं व्हाट्सएप पे, आपको पता नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन में आ जाता है। डिस इन्फॉर्मेशन, आपको पता है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है और आप इसे गलत इंटेंशन से फॉरवर्ड करते हैं, तो वो गया डिस इन्फॉर्मेशन। और हेट स्पीच तो आपको पता ही। ओके चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ये थोड़ा मेंस के रिलेटेड हो जाता है ज़्यादा, कि कॉम्बैट कैसे करना है डिस इन्फॉर्मेशन को, हेट स्पीच को। मीडिया को फ्रीडम ज़्यादा देनी चाहिए और मीडिया का फ़र्ज बनता है कि डिस इन्फॉर्मेशन और जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको क्लियर करे। हमारा वैसे पीआई भी क्लियर कर देता है ट्विटर पर, और उनके जो प्लेटफॉर्म्स है फेसबुक, उस पर वो अपना अकाउंट पे फैक्ट चेकिंग कर देता है। एआई डेवलपमेंट करोगी जो गलत इन्फॉर्मेशन को पकड़ ले, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। चलिए
एडवर्टाइजिंग में तो ज़रूर होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई कौन कर रहा है। इंडिया में इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं, देखिए इंडिया ने आईटी एक्ट है, उसके अंदर आप लिखा गया आईटी एक्ट जो 2021 के हैं, ये उसमें लिखा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आप पास नहीं करेंगे जिस जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने बता दिया है कि गलत है। नेक्स्ट आ जाता है जो आईटी एक्ट है 2008 का, उसमें 66D एक सेक्शन है, उसके अंदर कोई भी गंदे मैसेज, ऑफेंसिव मैसेज या फेक न्यूज़ फैलाता है उस पर सजा का प्रावधान है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के अंदर भी है जो फेक न्यूज़ और र्यूमर्स को फैलाता है। आईपीसी का 1860 के अंदर तो है ही, चलिए वो तो भारतीय न्याय संहिता बन गया, उसमें भी है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बन गया 2023 वाला, तो उसमें भी इसमें लिखा है कि जो इंटरमीडियरीज हैं उसके बारे में लिखा गया है। और एक और मिस इन्फॉर्मेशन कॉम्बेंट अलायंस भी बनाया गया है, 14 डिजिटल पब्लिशर हैं, जैसे मुझे याद है मिंट है इसके अंदर, ब्रूट है, ऐसे करके 14 डिजिटल पब्लिशर्स हैं जो कि गलत इन्फॉर्मेशन का बांडाफोड़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक IFCN भी कोड्स होते हैं, इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क कोड्स होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, उस कोड्स का यूज़ करना चाहिए हमें, ये बताया गया। चलिए चाइना क्या कर रहा है, ग्रे जोन वारफेयर टैक्टिक्स का यूज़ कर रहा है। ग्रे जोन वारफेयर टैक्टिक्स क्या होती है, अब यूज़ किसके साथ कर रहा है, ताइवान के अगेंस्ट कर रहा है, और कैसे कर रहा है। डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं लड़ रहा है, वॉर भी नहीं लड़ रहा है, इसको बोलते हैं ऐसे मेथड्स और ऐसे टूल्स का यूज करना जो डायरेक्ट वॉर नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उसको नुकसान पहुंचाए। जैसे कि यहाँ पर चाइना क्या कर रहा है, चाइना साइबर अटैक्स कर रहा है, गलत इंफॉर्मेशन फैला रहा है, वहाँ पे प्रॉक्सी लोगों को वहाँ भेजकर ताइवान में गलत इंफॉर्मेशन फैला रहा है और साइबर अटैक्स कर रहा है। ये सब चीज़ें कर रहा है चाइना, अपनी आदत से मजबूर है, खाली बैठा रहता है, बोलता है आज कुछ तूफानी करते हैं खाकर केकड़ा। चलिए वो उनकी मर्जी है, पर ज़्यादा देर नहीं चल पाएंगे। अब देख लेते हैं थोड़ा चाइना ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट क्या है। ये 1949 से चल रहा है, ताइवान प्रोविंस है जो, ये एडमिनिस्ट्रेटिवली तो अलग है लेकिन चाइना क्लेम करता है कि रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंडर आता है। देन आ जाता है हमारा कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करता है वो ताइवान के अगेंस्ट। उनका वीबी अकाउंट है, जैसे फेसबुक अकाउंट है वहाँ पे, वहाँ वीबो चलता है, उसमें एक वीडियो उन्होंने सर्कुलेट कर दी है चाइना ने, दिखाते हुए कि देखिए ताइवान लोगों पे कितना अत्याचार हो रहा है, ताकि उन्हें मौका मिल सके चाइना ताइवान को और दबाने का। मिलिट्री प्रेशर लगा रहे हैं, कभी जेट्स को फ्लाई करवा रहे हैं ऊपर, सॉर्टीज कर रहे हैं, सॉर्टीज मतलब चक्कर लगवा रहे हैं प्लेन्स के, कभी इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहे हैं, कभी ड्रोन्स भेज रहे हैं, तो इकोनॉमिक मेजर्स कर रहे हैं। जैसे उन्होंने ताइवान पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो बहुत बढ़ा दी है, केमिकल इंपोर्ट्स होते हैं ना जो, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी उन्होंने काफ़ी प्रेफरेंशियल टैक्स रेट मिलता था, मतलब उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था अगर चाइना के केमिकल्स आते थे, सॉरी ताइवान के केमिकल्स आते थे चाइना में, पर अभी उस पर हटा दिया। तो ये मेजर्स हैं, इसे ग्रे जोन वारफेयर टेक्नोलॉजी टैक्टिक्स बोलते हैं। तो और कहाँ कहाँ पे ऐसे ग्रे जोन यूज हो रहा है, जैसे कुछ स्टेट्स क्या करते हैं अपने, जिन जो कोस्टल स्टेट्स होते हैं, कोस्टल कंट्रीज होती हैं, वो थर्ड पार्टी पायरेट्स छोड़ती हैं, शिप्स छोड़ते हैं अपने दुश्मन देश को तंग करने के लिए, ड्रोन्स को छोड़ते हैं। जैसे हौथी रिबल्स हैं, हौथी रिबल्स आपको पता होगा यमन में बहुत अटैक कर रहे हैं शिप्स के ऊपर और पायरेसी करते हैं, ये तो आपको बता ही दिया मैंने। एनवायरमेंटल क्राइम्स करते हैं, जैसे कि चाइना कर रहा है इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग कर रहा है जो उसके एरिया में नहीं आती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रे जोन टेक्नोलॉजी है, बताया गया सारा इसमें। ओके। चाइना इंडिया के अगेंस्ट कौन सी ग्रे जोन टैक्टिस यूज कर रहा है, ये देख सकते हैं। चाइना के जो
नेवल और सिविलियन वेसल्स हैं, शिप्स हैं, उसकी पेट्रोलिंग करवा रहा है इंडियन ओशियन में, इंडिया के आसपास, साउथ चाइना सी में। उसके बाद हमारे लद्दाख बॉर्डर, अरुणाचल बॉर्डर पर इस्टेब्लिश कर रहा है, गांव बना रहा है, ब्रिजेस बना रहा है, प्रेशर बना रहा है इंडिया के ऊपर। और डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर जो इंडिया की एप्स हैं कुछ, उसके अंदर पैसा डाल रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये तीन चीजें कर रहा है। उसके बाद ये हमारे इंडिया को कैसे वो हैम्पर करेगा, तो आप तो इसे जानते ही हैं। नेक्स्ट आ जाता है, ये पढ़ लीजिएगा, मेंस के रिलेटेड है, कुछ इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडिया क्या प्रिपेयर्ड, कैसे इंडिया ने प्रिपेयर्ड है, इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया है, तीनों सर्विसेज एक साथ मिलके, जब भी आएगा इस बार मुंह तोड़ जवाब मिलेगा चाइना को। सेल्फ रिलायंस बन रहा है इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, चाइना पे डिपेंडेंसी कम कर रहा है, लेकिन चलिए अभी उतनी हमने उसमें सक्सेस अचीव नहीं की है, अभी भी सबसे ज़्यादा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हमारा चाइना ही है, और हम काफ़ी फिजिकल ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं उनके साथ। नेक्स्ट आ जाता है जनरल सिक्योरिटी मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट किया है यूएस के साथ हमने, ताकि लाइक माइंडेड पीपल तैयार रहें। और मेजर्स बहुत हैं, हमने अपने नेवल कैपेबिलिटीज़ को बहुत इंक्रीज़ किया है। कलावरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन पे चलती हैं, मतलब हवा की ज़रूरत नहीं है प्रोपल्शन के लिए। ये कलावरी क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है। प्रोजेक्ट 75-1 है, प्रोजेक्ट 1 आई है, पिछले प्रोजेक्ट 75 था स्कॉर्पियन क्लास वाला। तो आगे इंटरनेशनल कोऑपरेशन तो होता ही है इंडिया के साथ, आई ओशियन रिम एसोसिएशन है, क्वाड है, ओके। उसके बाद हमने नेशनल पॉलिसी मेराइन फिशेस पे बनाई है। चलिए आगे चलते हैं, इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस पे देख लेते हैं क्या है। हाँ, इंडियन बांग्लादेश के रिलेशन, अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश 2 दिन के विजिट पे थे, शेख हसीना जी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा काफ़ी अच्छा दोस्त है बांग्लादेश। चाइना दबा अपने काबू में करना चाहता है, लेकिन इंडिया भी कम नहीं है। हम इंडिया बांग्लादेश मिलके एक स्मॉल सैटेलाइट भी डेवलप कर रहा है, ओके। हमारा उनके साथ एक एग्रीमेंट है सीपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये सबसे बड़ा है, सीपा सिका, ठीक है, सब में बड़ा सबसे, मतलब इसके अंदर सारे बाकी एग्रीमेंट्स आते हैं। ये काफ़ी होलसम होता है, सब कुछ बहुत कम टैरिफ, मिनिमम टैरिफ, और सब हर एक चीज़ पे आपको रियायत मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड कर रहे हैं हम उनके साथ, बीमस्टेक सारक और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में हम मेंबर्स हैं उनके साथ। ई मेडिकल वीज़ा दिया जा रहा है बांग्लादेशी सिटीजन्स को, यहाँ पे आओ इलाज कराओ इंडिया में। गंगा की वाटर शेयरिंग ट्रीटी चल रही है, जो तिस्ता रिवर है। तो अब तिस्ता रिवर पे सवाल आ जाता है कहाँ से आई है ये, ओरिजिन कहाँ हुआ है, सिक्किम से, चोंगथोंग लेक, चोंगथोंग ग्लेशियर से, ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। नेक्स्ट आ जाता है और हिस्टोरिकल रिलेशनशिप बहुत अच्छे है। 1971 में लिबरेट इंडिया ने करवाया इसे, द हिस्टोरिक सरेंडर ऑफ 1971 पाकिस्तान का यही हुआ। शेख हसीना जी जब से 1996 से प्राइम मिनिस्टर बनती आ रही हैं, तब से अच्छे रिलेशन है। 14 बिलियन का ट्रेड चल रहा है इनके साथ। सेपा एग्रीमेंट आपको ऑलरेडी बता दिया। रेल लिंक है अखौरा अगरतला, अखौरा बांग्लादेश में, अगरतला हमारे इंडिया में। मातरबारी पोर्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं ढाका में, ठीक है, इंडिया के साथ मिलकर। इंडिया के कॉपरेशन से एक रूपर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, ओके। देन आ जाते हैं वहाँ बॉर्डर कितना है मैं आपको बता दूं, लगभग 4100, 4,996 रुपये, 96 किलोमीटर का बॉर्डर है। और नेक्स्ट आ जाता है शेयर्ड बॉर्डर। उसके बाद आ जाता है हम कौन कौन से मल्टीलेटरल कॉपरेशन है हमारे साथ में चल रहे हैं। सारक है, बिम्स्टेक है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फोरम्स है। जो बांग्लादेश है, सेकंड लार्जेस्ट टूरिस्ट जनरेटिंग मार्केट है इंडिया के लिए, बहुत टूरिस्ट आता है बांग्लादेश का इंडिया में। इलीगल माइग्रेशन भी एक प्रॉब्लम है,
एनआरसी का मुद्दा आसाम में चल रहा है, रोहिंग्या रिफ्यूजीज का मसला चल रहा है, चलिए अलग मसला है। वाटर रिवर पे भी थोड़ा डिस्प्यूट होता है, चलिए इतने लेवल बड़े लेवल पे नहीं है, वो सुलझा लेते हैं हम, बड़ा भाई छोटा भाई मिलके। वही आपको पहले बताया मैंने, चाइनीज इन्फ्लुएंस वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने की सोचता है वहाँ पे, ताकि इंडिया को रिप्लेस कर सके। ड्रग ट्रैफिकिंग स्मगलिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी काफ़ी होती है, इवन काओ स्मगलिंग भी बहुत होती है बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे। देन आ जाते हैं हम थोड़ा नीचे। ये क्वेश्चन आया था तीस्ता रिवर के ऊपर, चलिए देख लेते हैं। तीस्ता इज सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र। बोले सोर्स ऑफ तीस्ता इज सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र। नो नो नो, तीस्ता का सोर्स मैंने आपको बता दिया है, सिक्किम से आता है, और सोर्स है सोलामो लेक, जो चोंगटांग ग्लेशियर्स के बाद बनता है। तो वो सिक्किम में से हुआ, और जो ब्रह्मपुत्र है वो तो बहुत ऊपर कैलाश रेंजेस ऑफ हिमालय से आती है। ओके, तो रिवर रंगीत originates in Sikkim and its tributary of river Tista. नो 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 नो, ये गलत है। रिवर तिस्ता flows into Bay of Bengal on the border of India and Bangladesh। ये भी नहीं है, नहीं नहीं नहीं, आंसर है सिर्फ, सॉरी गलत हो गया, गलत हो गया, ये गलत है। और रिवर रंगीत है, सिक्किम में ओरिजिनेट होती है, और रिवर तिस्ता की ट्रिब्यूटरी है, ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डीपली पूछ लेते हैं आप। जो न्यूज़ में चल रहा है उससे थोड़ा आपको, हम जैसे अब सिर्फ इनसाइड पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हम उसके अंदर और भी डीपली पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, प्री पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेंस तो आप ये पढ़ के खुद भी लिख सकते हैं पॉइंट्स, मेंस पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे अभी इंडस वाटर ट्रीटी, ये हमारी हुई थी, शायद 1960 में हुई थी, इंडिया पाकिस्तान में। वर्ल्ड बैंक ने इसने बिचौलिया था, मीडिएटर था। तो अभी उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम है हमारे किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और रातले प्रोजेक्ट के ऊपर। किशन गंगा, ये क्वेश्चन क्या आएगा, किशन गंगा कौन सी रिवर पे है, झीलम, और रातले चनाब, ये दो चीज़ें याद रखनी है। और इंडस वाटर ट्रीटी पे सवाल आ सकता है कि कौन सी वेस्टर्न और ईस्टर्न रिवर्स हैं, जो वेस्टर्न रिवर्स इंडिया को लागू है, जो सॉरी वेस्टर्न रिवर्स हैं जो एग्रीमेंट हुआ था। जो पाकिस्तान है वो वेस्टर्न रिवर्स का पानी यूज लेता है, और इंडिया रिसीव होता है ईस्टर्न रिवर्स का। अब वेस्टर्न और ईस्टर्न रिवर्स देख लेते हैं हम। वेस्टर्न रिवर्स आ जाती हैं चनाब, इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप, CJI, चनाब झेलम इंडस, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ईस्टर्न रिवर्स रवि बसकर, रवि बस, रवि बस, बस रवि, आर से रवि, बी से ब्यास, एस से बस, बस का एस यूज करेंगे तो सतलुज। आप बाकी अपने तरीके से जैसे आपको लगता है वैसे बना लीजिए, इसमें ज़्यादा और कुछ है नहीं। बाकी यह है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे हो सकता है। पहले उन्होंने बताया कि अगर आप इंडस कमीशन जो बैठा हुआ है वो साल में एक बार मिलेगा और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा इशू को। अगर वो सॉल्व नहीं होता तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट बिठाया जाएगा, फिर वो सॉल्व करेगा। अगर आप उसके फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो फिर आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाया जाएगा, जिसमें 7 मेंबर बैठेंगे, फिर वो डिसीजन देंगे और वो डिसीजन बाइंडिंग होगा। ओके, चलिए आगे आ जाते हैं। बस हमारा तो कोलैबोरेशन का जो है ना, इंडिया पाकिस्तान का वैसे ही म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं बनता है, तो कैसे मसले सॉल्व होंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन देख लिए। इसमें से कौन सी रिवर इंडस को डायरेक्ट ज्वाइन करती है, हमें ये बताना है। तो वो है सतलुज। सतलुज डायरेक्ट निकलती है और डायरेक्ट आकर जुड़ मिल जाती है इंडस के साथ, बीच में किसी और के साथ नहीं मिलती है। चेनाब जैसे, चेनाब किसके अंदर जाके मिल जाती है, सतलुज के अंदर।
झेलम मिल जाती है चेनाब के अंदर, रावी मिल जाती चेनाब के अंदर, और ये पांचों जहाँ मिल जाती हैं वो है सिंध एरिया है पंचनाद पाकिस्तान में। एक क्वेश्चन ये ग्लेशियर और रिवर के ऊपर था कि कौन सी ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है। हाँ, बंदर पंच जो उत्तराखंड में है उससे यमुना निकलती है, सही है। बारह शिंगरी हिमाचल में है, लाहौल में, तो वहाँ से चेनाब निकलती, बहुत सही है। जो मिलम है वो यूके में है ग्लेशियर, उत्तराखंड में, पर वो मंदाकिनी वहाँ से नहीं निकलती है। ओके, वहाँ से गरी जर गरी ओ सॉरी गौरी गंगा निकलती है। और मंदाकिनी तो आपको बता दूं मैं कौन से ग्लेशियर से निकलती है, चोराबारी ग्लेशियर जो केदारनाथ में है। सियाचिन से नुब्रा बिल्कुल सही है, सियाचिन ग्लेशियर का सबको पता है। और जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है, वहां से मानस नहीं निकलती, मानस निकलती है द्रांग में। चू ग्लेशियर भूटान से, मानस रिवर जो। तो ये क्वेश्चन था, आंसर ये है 1 to 4। 1 to 4, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत, ये गलत। ओके, नेक्स्ट G7 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें से प्री के रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बनेंगे। G7 कंट्रीज आपको मैंने बता दिए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। ये थोड़ा इकोनॉमिक बेस्ड ग्रुप है, और पहले G8 होता था जब 1973 में बताया मैंने पढ़ा, ये 1975 में बना है। तो 75 में G8 था, रशिया भी इसका मेंबर होता था, लेकिन 2000 आई थिंक 11 या 14 में क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था जब रशिया ने, तो तब इसको बाहर निकाल दिया गया था रशिया को। ओके, ये G7 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो ग्लोबल जीडीपी है उसका 30% इन कंट्रीज से आता है। और ट्रेड पॉलिटिक्स पे बात होती है, क्लाइमेट चेंज पे बात होती है, डेवलपमेंट एड काफ़ी देती है। ये कंट्रीज रिच कंट्रीज हैं, प्रोस्पेरस कंट्रीज हैं। तो यहाँ इंडिया का स्टेटस क्या है, ऑब्जर्वर स्टेटस है इसके अंदर। ओके, तो हमारा G7 कंट्रीज के साथ ट्रेड भी अच्छा ग्रो कर रहा है, और इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो कनेक्टिविटी पार्टनरशिप है जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, वो भी काफ़ी अच्छी, हम अच्छा बढ़ रहे हैं उस तरफ भी। G7 के अंदर से यही है, कॉपरेशन और बड़ा है, उनसे जितना यूज़ ले सकते हैं उनकी टेक्नोलॉजी का, एड का हमें यूज़ लेकर अपने आप को ग्रो करना चाहिए। G7 के लिए कुछ क्रिटिसिज्म भी है कि कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है अफ्रीकन कंट्री का, रशियन कंट्री का, मिडल ईस्टर्न का, इवन इंडिया का भी नहीं है, एशिया भी लिखो इसके अंदर। उसके बाद आ जाता है कि एक वाइड गैप है G7 लीडर्स की कंट्री के बीच में। ये बहुत अमीर हैं, और हैव नोट्स, हैव मतलब जिनके पास सब कुछ है डेवलप्ड, और हैव नोट्स जो मतलब थर्ड ग्रुप कंट्रीज आ जाती हैं। बहुत बड़ा गैप है, ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने बताया। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा टॉपिक आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर। ओके, प्राइम मिनिस्टर्स रिव्यू इंडिया इटली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये वही हुई थी जब G7 में प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, क्योंकि इंडिया का ऑब्जर्वर स्टेटस है, तो मेलोनी जी ने बुला लिया था। तो कुछ स्ट्रेटेजिक बातें की उन्होंने, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बात की। IMAC एक कॉरिडोर बनाएंगे ना, बेटर कनेक्टिविटी के लिए, ट्रेड अच्छा हो जाएगा। अब ये कोई पूछ सकता है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है इंटरनेशनल रिलेशन में। एक फॉर्मल अलायंस होता है जिसपे हम अपने की इश्यूज पे बात करते हैं, कुछ डिफेंस कॉपरेशन की बात करते हैं, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन की, और डिप्लोमेटिक सपोर्ट की। और क्या क्या बात हुई इसके बारे में, उन्होंने बोला कि फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक ओशन, मतलब उस पर किसी कोई तरह की पायरेसी, पायरेट्स या कोई चाइना का ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं, मतलब काउंटर करने के लिए मोटे मोटे शब्दों में। IPR, इंडियन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर MOU साइन किया गया है। अभी कुछ नेवल शिप्स हैं इटली ने बनाई हैं जो वो इंडिया को दी जाएंगी। उसके बाद माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट, यहाँ से स्टूडेंट्स वहाँ जाएंगे इटली में पढ़ने के लिए। और
यशवंत गाडगे मेमोरियल है एक। पीएम ने धन्यवाद किया है इटली का कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के जो हम वर्ल्ड वॉर 2 में भारत लड़ा था इटली के लिए, तो एक यशवंत गाडगे जी थे, उन्हें विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था, तो उसका मेमोरियल इटली में बना है, तो प्रधानमंत्री जी ने उनका धन्यवाद किया। डिप्लोमेटिक टाइज हमारे 1947 से चल रहे हैं इटली के साथ। तो ट्रेड जो है $15 बिलियन का चल रहा है। फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ईयू के अंदर, वर्ल्ड में नहीं, यूरोपियन यूनियन में। स्टार्टअप ब्रिज इटली के साथ हमने किया है। इटली की कार मैन्युफैक्चर कंट्री कंपनी है फियाट, बहुत अच्छी चल रही है इंडिया में 1997 से। और टीसीएस का भी, टीसीएस जो टाटा कंसल्टेंसी ग्रुप है, उनके काफ़ी एम्प्लॉयज़ इटली में काम कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा कॉपरेशन है, कल्चरल टाइज भी है। इटली लैंग्वेज के बारे में हमारा काफ़ी, उसके अंदर साइंस में जो इटली का स्पेस एजेंसी है, इटालियन स्पेस एजेंसी, उसे एएसआई बोलते हैं, और दोनों मिलकर हेलियो फिजिक्स पे काम कर रहे हैं, मतलब सन को पढ़ने पर जोर लगा रहे हैं। डिफेंस एक्सरसाइजेज होती हैं इंडिया और इटली में, एक पासेज होती है, मिलान होती है, दोनों नेवल एक्सरसाइज हैं। उसके बाद इंडियन पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव्स में चाहे इंडिया और इटली काफ़ी अच्छा है। अब यशवंत गाडगे जी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था 43-45, 1943 से 45 में, तो इन्हें हाईएस्ट विक्टोरिया क्रॉस मिला था ब्रिटिश का। एलाइज की तरफ से लड़ रहे थे। अब एलाइज में कौन कौन सी मोटी मोटी 3 कंट्री थी, यूके, रशिया और यूएसए, और इटली वगैरह, ये सब भी कंट्रीज इनके साथ थी। देन आ जाते हैं, एक क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। ये कोई जगह है, न्यूज़ में ऐसे सवाल आते हैं कि ये जगह है, कौन सी कंट्री से है। एंटोलिया पेनिनसुला है, काफ़ी फेमस तुर्की में, ये पता ही आपको। अम्हारा यूथोपिया में है। काबो डेलगाडो, नहीं स्पेन में नहीं है, ये मोजाम्बिक में है। और कैटालोनिया तो आप सबको पता है स्पेन में है। तो ये ओनली 1 पेयर ओनली 2 पेयर वाले क्वेश्चन डरावने हैं ना। अगर आपको कैटालोनिया भी पता होता तो ऑप्शन में 4 ऐसा कुछ होता तो आप काट सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको बाकियों के लिए भी क्लियर होना चाहिए। देखिए एंटोलिया तो पता होगा और कैटोलिना पता होगा, ये 2 कंट्रीज में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो अगर आता है तभी आप इन्हें अटेम्प्ट कीजिए, वरना छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आ जाता है क्वाड के। 2 डेकेड हो गए हैं भाई, 20 साल हो गए हैं। इस पे बात करते हैं, क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस। ये मिलिट्री अलायंस नहीं है, ऐसा क्वाड बोलता है, लेकिन सब ऐसी बातें, सिक्योरिटी पे बातें वो कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं। अब तो मालाबार एक्सरसाइजेस में हमारे ये क्वाड कंट्रीज भी होती हैं, तो बोलने के लिए कुछ है। चलिए, अब जैसा चाइना है तो वैसा बनना पड़ेगा। क्वाड नेशंस जो है 24% पॉपुलेशन है क्वाड नेशंस की, और 35% जीडीपी है वर्ल्ड की, और 18% ग्लोबल ट्रेड है। वेरी गुड। ये क्वाड 2004 में बना था, पहली क्वाड मीटिंग 2007 में हुई थी। 2008 से 12 तक ऑस्ट्रेलिया ने विड्रॉ कर दिया था, क्योंकि वो चाइना को नाराज नहीं करना चाहता था। डर गया था भाई ऑस्ट्रेलिया, और हिम्मत डाली उसके अंदर, थोड़ा सी जान जून डाली, उसको फिर ज्वाइन करवाया साथ में। जापान वालों ने बोला, अरे भाई क्या बात है, जापान जापान वालों ने अपना शुनशा शुनशा कुंफू करके सिखा दिया उनको, उनको लड़ना सीखो, जान डाली, और फिर ऑस्ट्रेलिया आज क्रिकेट में है। तो अभी नेक्स्ट आ जाते हैं कि पॉलिसी क्या है। क्वाड वैक्सीन का प्रोग्राम भी था, आपस में कंट्रीज में वैक्सीन दी गई थी। क्लाइमेट के लिए क्यू चैम्प उन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च किया है, क्वाड क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज, जो कि क्लीन एनर्जी के बारे में है, और क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर, जैसे सेमीकंडक्टर। मोटा मोटा भाई चाइना को काउंटर करना है, तो काउंटर कैसे करेंगे, सेमीकंडक्टर में भी चाइना काफ़ी आगे है। तो क्वाड कैसे मदद कर रहा है इंडिया की, काफ़ी मदद कर रहा है। इंडिया अकेला है यहाँ पे पैसिफिक में, ओशियन, इंडियन ओशियन में। चाइना कभी भी पलट पलट देगा, तो भाई इनका साथ है तो वही सही है।
तो सिक्योरिटी व्यू से बहुत अच्छा है, नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं, कनेक्टिविटी है, डिजास्टर के ऊपर इनका साथ में बैठते हैं ये। अब इशू क्या है, ये क्लियर स्ट्रेटेजिक मिशन नहीं बनाता है, बनाता है लेकिन उसके पेपर लॉन्च नहीं करता है, सीधा लिख के बताता नहीं है। ज़्यादातर प्राइमरीली इसको मैरीटाइम पे फोकस बोला जाता है, थोड़ा लैंड बेस भी होना चाहिए। इंडिया हमेशा कभी किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं रहा है, हमेशा नॉन अलाइंड रहा है, तो इसमें थोड़ा वो भी अलग हो रहा है कि वो अलायंस में जुड़ रहा है। चलिए, यूएस चाइना वार, ट्रेड वॉर तो चल ही रही है, आपको पता है, और इसका इंडिया को क्या बेनिफिट है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कुछ टैरिफ को इंक्रीज कर दिया है कुछ चाइनीज इंपोर्ट्स हैं, जैसे लिथियम आयन बैटरीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे 7.5% पहले लगता था, 25%, सॉरी ईवी बैटरीज पे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे तो 25%, सीधा 100%। चलिए, ये ट्रेड एक्ट 1974 के तहत किया है इन्होंने, तो इस पे आपको, हमें क्या मिलेगा, इंडिया के बारे में देखते हैं भाई, इंडिया क्या बेनिफिट मिलेगा। इंडिया को ये बेनिफिट मिलेगा कि उसको रोक दिया, अब इंडिया को आगे बढ़ने का मौका है। इंडिया अपने फेस मास्क, सिरिंजेस, मेडिकल ग्लव्स, नेचुरल ग्रेफाइट जो कि चाइना भी भेजता है यूएस को, अब थोड़ा उनकी लड़ाई का चक्कर का फायदा बंदर बांट में इंडिया अपना थोड़ा देख ले, तो वही है। और नेगेटिव क्या है कि अब चाइना का माल यूएस नहीं जा रहा है, तो वो अपना डंप करेगा इंडिया में, नियरेस्ट कंट्री में। चलो कोई नहीं, डंप करेगा उसका नुकसान होगा, हमारी जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, वो नहीं लेंगे लोग, तो उसके लिए भी प्रोटेक्शन है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ है। ऐसी चीज़ें अगर कोई डंप करता है चाइना लार्ज अमाउंट में, तो उस पर डंपिंग ड्यूटीज इतनी लगा दी जाती हैं कि वो 100 वाली चीज़ 1000 की हो जाती है, तो वो मुकाबला नहीं कर पाती इंडियन मार्केट का, फिर वो डंप ही नहीं करते हैं। लिटिगोटिएशन, लिटिगोटिएशन एक वर्ड है जिसमें क्या है, लिटिगेशन भी होती है, नेगोशिएशन भी होती है। तो इसी का यूज़ करके हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सालों पहले एक पॉलिट्री का डिस्प्यूट हो गया था, तो जिसमें मुर्गियों को, यूएस की मुर्गियों को लेने से शायद इंडिया ने मना कर दिया था, तो वो डिस्प्यूट को सॉल्व किया था इन्होंने, इंडिया यूएस ने, लिटिगेशन से। आ जाते हैं अभी एक और अलायंस आ गया, अभी आपने क्वाड पढ़ा था, अभी ऑकस आ गया है। ऑकस के अंदर कौन कौन है, ऑकस में इंडिया नहीं है, पहले तो ये याद रखना है। ऑकस में ऑकस वाले ही हैं जो ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूके और यूएस से यूएस, ठीक है। इसका काम क्या है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना चाइना के अगेंस्ट, वहां पे पैसिफिक, इंडो, सॉरी बार बार पैसिफिक निकलता है, इंडियन ओशियन में। ये लास्ट है हमारा आज का ऑकस का, इसके बाद बाकी हम कल पढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा हम लेट हो गए, कोई नहीं, अभी रेगुलर रहेंगी क्लासेस। और ऑकस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 2021 में बना था, चाइना को काउंटर करने के लिए बना है। इंडिया डायरेक्ट मेंबर तो नहीं है, लेकिन इंडिया से बात ज़रूर करते हैं ऑकस कंट्रीज, उनकी सलाह ली जाती है। ऑकस कंट्रीज आपस में अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, मिलिट्री टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, साइबर वॉरफेयर शेयर करते हैं, अंडर सी वॉरफेयर, ये सारी टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं। इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है, इंडिया को पार्टिसिपेशन के ऑफर ना देना, थोड़ा सा इंडिया को भी मेंबर बना लेना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है, और इंडिया को भी लगता ही होगा। और अगर इंडिया यहाँ मेंबर नहीं बनता है, तो इंडिया सबमरीन टेक्नोलॉजी जो ऑकस यूज़ करता है वो इंडिया को नहीं दे रहे हैं मिली, तो उसकी जगह इंडिया अब सब्स्टिट्यूट देख रहा है, फ्रांस। फ्रांस के पास भी न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, वो लो एनरिच्ड यूरेनियम यूज़ करता है, जिसको एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत अलाउ किया गया है। अब यूज़ कर सकते हैं वो यूरेनियम, जितना एनरिचमेंट यूरेनियम ईरान यूज़ करता है उतना नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ इंडिया पैसिफिक अप्रोच पे आप ये दे सकते हैं कि यहाँ डिफेंस और कॉपरेशन होना चाहिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए,
हमें साउथ ईस्ट एशियन जो हमारे एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ भी लिंक बना के रखनी चाहिए जैसे, और पीपल टू पीपल एक्सचेंज होना चाहिए। और पॉजिटिव अलाइनमेंट हमें क्या क्या मिलता है, इससे क्या क्या बेनिफिट होगा? फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक ओशियन रहेगा क्वाड के और ऑकस के होने से। ये फिर से वही है बार बार। लिमिटेशन क्या हो सकता है? लिमिटेशन, इंडिया का जो अप्रोच है वो मल्टी सेक्टोरल है, मतलब हर सेक्टर में कॉपरेशन इंडिया चाहता है, जबकि ऑकस और क्वाड जो है वो ज़्यादातर मिलिट्री और डिफेंस कॉपरेशन पे रखते हैं। इंडिया चाहता है थोड़ा इकोनॉमिक भी हो, और रीजनल फोकस है थोड़ा, इंडो पैसिफिक है। और एशियन सेंट्रलिटी को हम इग्नोर कर रहे हैं, हम मतलब ऑकस और क्वाड उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है एशियन कंट्रीज को, उनको भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। चाइना उनको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो ये है आज के इश्यूज। तो बाकी आपको कल नेक्स्ट 20 पेजेस का बना के भेज देंगे। पार्ट 4 डल जाएगा, अभी ये पार्ट 3 था। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।